नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबका दोस्त आशुतोष। आप सब देख रहे हैं मेरे चैनल दी स्पेशियल। आज मैं आपके साथ कुछ बहुत ही ज्यादा सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, जो है ग्लोबल वार्मिंग और उसके इफेक्ट्स। और उसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि हमारे पास और कितना ज्यादा समय बाकी है इससे पहले कि अर्थ कंप्लीटली अनहैबिटेबल हो जाए। तो इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखना। तो बिना ज्यादा समय गवाए चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, ना सिर्फ आपके लिए और ना सिर्फ मेरे लिए, मगर ये ग्लोबली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसकी गहराई को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे अर्थ पे हमारे लिए और कितनी ज़्यादा टाइम बाकी है, मतलब और कितने सालों तक हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ पे रह सकते हैं, उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ना बढ़ जाए कि हमें अर्थ छोड़ना पड़े। ठीक है ना, उसके पहले ही हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। और आप सबको पता है अभी ऐसे भी गर्मी की सीज़न है और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अंटार्कटिका में आइस मेल्ट हो रहे हैं, मेल्ट पे मेल्ट हो रहे हैं, हमारे गर्मी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे हैं और कंडीशंस डे बाय डे वर्सन हो रहे हैं। तो इसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा, आप सब तक ये मैसेज पहुंचाना मुझे इम्पोर्टेंट लगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं इस वीडियो में आपसे डिटेल में बात करने वाला हूं कि और कितना दिन एनालिटिक्स के थ्रू और कितना दिन बाकी है हमारे लिए, हम सबको अर्थ में, और कितने दिन हम रह सकते हैं, बच सकते हैं इस कंडीशन अगर ऐसे ही रेट पे हर साल बढ़ती रही तो बिना ज़्यादा समय गवाए चलिए इस मेन कंटेंट में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कंडीशंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नेचुरली टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है और उसी की वजह से फॉरेस्ट फायर, वाइल्ड फायर सब हो रहे हैं और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में कंप्लीट हीट वेव्स फैल रहे हैं और हीट स्ट्रोक की वजह से लोग मर रहे हैं। अंटार्कटिका में आइस मेल्ट हो रहा है, वाटर लेवल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब हर तरफ से प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो हमारे पास और कितना टाइम है और ऐसा कौन सा थ्रेशोल्ड है जिसको पार करने के बाद अर्थ और हैबिटेबल नहीं रहने वाली है, कंप्लीटली इनहैबिटेबल हो जाने वाली है। दोस्तों, कुछ रिसर्चर्स कहते हैं, मतलब एक थ्रेशोल्ड दिया गया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होने के बाद, मतलब ऑफ कोर्स सबका रीजन इंडस्ट्रियलाइजेशन ये 1900 के बाद से जो शुरू हुआ था हमारे वर्ल्ड पे रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन का, सब कुछ का रीज़न वही है। उसी के वजह से टॉक्सिक गैसेस निकल रहे हैं, टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, सब कुछ। तो रिसर्चर्स कहते हैं कि उस 1900 के टाइम में जो टेम्परेचर हुआ करता था, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले जो टेम्परेचर हुआ करता था, अगर उसके कंपेयर टू 2 डिग्री सेल्सियस ग्लोबली इंक्रीज हो जाता है तो बस अर्थ उसके बाद और हैबिटेबल नहीं रहने वाला है। और कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि 2%, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा होता है, 2 डिग्री सेल्सियस तक भी हम नहीं रह पाएंगे। इनफैक्ट 1.5 डिग्री सेल्सियस ही अगर ग्लोबली टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो अर्थ इनहैबिटेबल हो जाने वाला है। ठीक है, और एज पर रिकॉर्ड्स करेंटली इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम से अगर हम देखें, अब की टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी बढ़ चुकी है। मतलब ये कितना ज़्यादा हाई लेवल्स है, आपको शायद नंबर से समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। और अगर हम ग्लोबल कॉस्ट की तरफ जाए कि हर साल या फिर हर दिन या फिर हर महीने कितनी ज़्यादा कॉस्ट हम जा रहे हैं, हम खर्च कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की तरफ, ठीक है, उसके इंक्रीज की तरफ, तो आप एक लाइव वेबसाइट है, मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ 1 मिनट, कि इसमें आप सबको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा ग्लोबली बढ़ रहा है कॉस्ट, हमारे ग्लोबल की कॉस्ट कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। एक लाइव वेबसाइट है theworldcounts.com, आपको मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके बताता हूँ कि क्या हो रहा है अभी कंडीशंस। ठीक है, आपको अगर दिखाई दे रहा होगा मेरे स्क्रीन पे तो आप देख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ नॉट एक्टिंग ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतनी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रही है करेंटली। और इस पे आप देख सकते हैं कि करेंटली नाउ की कॉस्ट इतना है, 2021 में अभी तक इतना हो चुका है, इस महीने में अब तक इतना हो चुका है, इस हफ्ते में इतना अब तक हो चुका है, और दिन में अब तक इतना ज़्यादा कॉस्ट हमारे वर्ल्ड को सहना पड़ गया है इस ग्लोबल वार्मिंग के चेंज के वजह से।
मतलब अगर आप अभी तक के रेट को देखेंगे तो ये अराउंड 16 लाख करोड़ तक की है, 16 लाख करोड़ US डॉलर। मतलब अगर आप उस अमाउंट को देखेंगे तो कितना ज़्यादा होगा, है ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना ज़्यादा अमाउंट है ये। तो आप मैटर की सीरियसनेस को समझिए। तो हमारे वर्ल्ड को ऑलरेडी कितना ज़्यादा सहना पड़ रहा है ये सबको पता है, आपको ही पता है। आप बचपन से इनफैक्ट पढ़ रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, हो रही है, हो रही है। तो कब ऐसा टाइम आ जाएगा कि और नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, मेजॉरिटी ऑफ द रिसर्चर्स ये कहते हैं कि वो जो 2 डिग्री सेल्सियस वाली थ्रेशोल्ड थी वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और तब तक हम एकदम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे हमारे अर्थ पे। तो मेजॉरिटी ऑफ द रिसर्चर्स जो कहते हैं हम भी उसी के साथ चलेंगे, 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज वाले थ्रेशोल्ड को ही हम भी लेकर कंसिडर करेंगे। तो 1900 से पहले इंडस्ट्रियल टाइम के हिसाब से अब तक 1.1 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है। तो हमारे हाथ में और कितना बाकी है, 0.4 डिग्री सेल्सियस। देखिए दोस्तों, ये ध्यान में रखिए कि मैं खुद से कुछ नहीं बता रहा हूँ, सब कुछ एनालिटिक्स के हिसाब से है, जो मुझे वेब पे मिला है रिसर्च करके मैं आप सबको वही बताने वाला हूँ। ठीक है, अब आप मेरे स्क्रीन पे जाइए। स्क्रीन पे मैं आपको एक वर्ड फाइल दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस वर्ड फाइल में आपको दिखेगा कि ग्लोबल डेटा ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज है। ये जो आपको एक ग्राफ दिख रही है ये हमारे टेम्परेचर इंक्रीज है ऑन द रिसेंट कुछ ईयर्स के हिसाब से। तो ये किस किस से लिया गया है, एक है नासा से लिया गया है, दूसरा NOAA द नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन से, तीसरा HAD CRU मतलब द हैडली सेंटर और क्लाइमेट रिसर्च यूनिट UK में है, और चौथा काउटन एंड वे एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स का एक ग्रुप है जो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में है, और पांचवा बर्कले अर्थ सरफेस टेम्परेचर प्रोजेक्ट के हिसाब से ग्लोबल टेम्परेचर मेजर की गई है। अब इसके हिसाब से, इस ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारे हाथ में कितना ज़्यादा टाइम है कि हमारा जो बाकी का 0.4 डिग्री सेल्सियस है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर इसके हिसाब से, इस ग्राफ के हिसाब से देखते हैं तो इस ग्राफ में हाईएस्ट जो टेम्परेचर इंक्रीज है वो नोट किया है काउटन एंड वे के रिसर्चर्स ग्रुप में, जो एट मोस्ट 1.84 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस 0.14 डिग्री सेल्सियस पर सेंचुरी इतना इंक्रीज होता है। मतलब एक सेंचुरी में 1.84 प्लस और माइनस 0.14 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है। और अगर इस डिग्री और अगर इसको लेकर, इसे कंसिडर करके अगर हम आगे जाते हैं तो 1.70 से लेके 1.98 डिग्री सेल्सियस हर सेंचुरी इंक्रीज होता है। तो अगर हम इसे कंसिडर करते हैं तो एट मोस्ट हम एकदम एक्सट्रीमली बैड कंडीशन में पहुंच जाएंगे अराउंड 2038 से लेकर 2041 तक। ठीक है ना। और इस ग्राफ में लोएस्ट जो थ्रेशोल्ड देखता है वो लोएस्ट रेट के हिसाब से नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेटा देती है हमें, जो 1.67 प्लस और माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस की पर सेंचुरी की एक डेटा निकालती है। तो अगर हम इसके हिसाब से जाते हैं तो अराउंड 1.57 या फिर 1.77 के बीच में हर पर डिग्री सेल्सियस हर सेंचुरी इंक्रीज होता है। तो अगर हम इसके डेटा के हिसाब से जाते हैं तो हमारे पास 2040 से लेकर 2044 तक का समय है कि हम अपने अर्थ को हैबिटेबल बना सकते हैं। इसके पहले ही कुछ करना पड़ेगा, मगर या फिर इसके बाद कंडीशंस बहुत ज़्यादा खराब हो जाने वाले हैं, इसके बाद हम और रह नहीं पाएंगे। तो हम एकदम बॉटम वाला थ्रेशोल्ड ले लेते हैं। आपको अब मैं स्क्रीन से हटा देता हूँ। अब एकदम बॉटम वाला थ्रेशोल्ड भी अगर हम लेते हैं 2040 से लेकर 2045 तक का टाइम, फिर भी हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। ऑलरेडी हम 2021 में हैं, मतलब और 20 to 25 ईयर्स मैक्सिमम हमारे हाथों में है। मतलब उस टाइम तक आप भी जिंदा रहोगे, आपके फैमिलीज भी इसी अर्थ पे रहने वाले हैं। सबको अफेक्ट करने वाला है ग्लोबल वार्मिंग। कहते हैं ना, जो काम आप करते हो उसको भुगत के ही जाना पड़ता है इस जन्म में। तो यही चीज होने वाला है हम सबके साथ अगर हम इसे पहले नहीं संभालते हैं तो हम सबको क्या करना पड़ेगा ये देखते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस बढ़ते कंडीशन का क्या कर सकते हैं? क्या हम ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ही बार में रोक सकते हैं? हम रोक तो सकते हैं, मगर ये इतना बड़ा एक इकोनॉमिक हिट क्रिएट करेगा। तो शायद हम ग्लोबल वार्मिंग से तो डिस्ट्रैक्ट ना हो, मगर हम ये इकोनॉमिक हिट से जरूर डिस्ट्रैक्ट हो जाए।
तो हम कर क्या सकते हैं? हम फॉसिल फ्यूल्स को रोक सकते हैं, हम उसके जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज कर सकते हैं, हम पेट्रोल डीजल को कंप्लीटली बैन कर सकते हैं, हम मोर ऑफ अ सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं। मुझे नहीं पता यार हम एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, मगर मुझे एक बात जो पता है वो है हम सारे इंडिविजुअल्स को एक साथ, हम सारे गवर्नमेंट को एक साथ एक जायंट एफर्ट लगाना पड़ेगा हमारे अर्थ को कंजर्व करने के लिए, फिर ही जाके ये ग्लोबल वार्मिंग रुकने वाली है। इनफैक्ट इन्वायरमेंटलिस्ट बहुत सालों पहले, अराउंड 30 ईयर्स पहले ये प्रेडिक्ट कर चुके थे कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें तभी से एक्शन लेना चाहिए था, मगर हम तब नहीं लिए। ओके, इट्स स्टिल नॉट सो लेट, ऑलरेडी लेट हो चुका है, मगर उतना भी ज़्यादा नहीं कि हम चीज़ों के वापस ठीक नहीं कर सके। हमें आज से ही इस चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, एक ओथ लेते हैं कि इस बार जो इलेक्शंस होने वाले हैं, कुछ स्टेट्स में इलेक्शंस हो चुके हैं, कुछ स्टेट्स में इलेक्शन होने बाकी है। तो जिस स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं, आप सब अपने कैंडिडेट्स को बताइए कि यार आप कुछ क्लाइमेट चेंज को लेके कुछ इनिशिएटिव लीजिए, तभी हम आपको वोट करेंगे। यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ग्लोबल वार्मिंग, में मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप सबको मैंने अच्छी खासी एनालिटिक्स दिखाई है, जिससे आप सबको समझ आएगा इस चीज़ की सीरियसनेस। और शायद आप सबको अभी तक स्पेस सेक्टर के साथ रिलेशन समझ नहीं आ रहा होगा। मैं आपको बताता हूँ, अगर अर्थ ही इनहैबिटेबल हो गया तो हमें कहीं और तो अपना घर ढूंढना पड़ेगा ना। सब अपने मतलब में रहेंगे यार, सारे मिनिस्टर्स अपने मतलब में रहेंगे, हम इंडिविजुअल्स भी अपने मतलब में रहेंगे, तो कैसे होगा यार? ठीक है, अपने मतलब में रहो, एटलीस्ट हमारा घर भी तो अपना मतलब ही है, तो हमें अपना घर को कंजर्व करना पड़ेगा, है ना। तो अगर हमारा घर ही नहीं रहा तो हमें यूनिवर्स में और कहीं, सोलर सिस्टम में और कहीं घर ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे आता है स्पेस का रोल, जो इलॉन मस्क, भले ही सारे रिसर्चर्स मिलके मार्स को हैबिटेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर दैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन यार। आपके लिए भी बेस्ट अपना अर्थ है, मेरे लिए भी बेस्ट अपना अर्थ है, तो क्यों ना हम सब मिलकर इसे ही कंजर्व करें, इसे ही और ज्यादा अच्छा बनाए हम सब रहने के लिए, ज्यादा पोल्यूशन फ्री करे, इसे ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर्स डाउन करे। हम सब के एफर्ट जरूर काम आएंगे। तो दोस्तों, आप सबको ये चीज समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल वार्मिंग कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों, अपने सारे फैमिली मेंबर्स के साथ, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि ये चीज बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग इवन इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है भाई? आपको फील नहीं होता है क्या टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कितना ज्यादा? आप नेट में मारिए, आप वेब में सर्च कीजिए, आपको लाखों आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और कितनी कम टाइम है हमारे हाथों में। ठीक है ना दोस्तों? तो आई होप कि आप सब ये चीज को रियलाइज करें एज सून एज पॉसिबल। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो ने आप सबको हेल्प किया होगा ग्लोबल वार्मिंग की कंसर्निंग टॉपिक को समझने में। अगर आपने थोड़ा सा भी समझा इस टॉपिक को, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन सबको भी थोड़ा सा ही सही मगर समझ तो आए कि ग्लोबल वार्मिंग कितना ज्यादा कंसर्निंग है। और अगर इस वीडियो को देख के एटलीस्ट कुछ लोग भी ये समझ पाते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग डिजास्ट्रस है हमारे वर्ल्ड के लिए, तो मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव सक्सेसफुल हो जाएगा। तो प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। और उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना और मेरे चैनल दिस्पेशियन को सब्सक्राइब कर देना। आप सबके लिए मैं ऐसे स्पेस रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ। भले ही ये वीडियो कम्प्लीटली स्पेस रिलेटेड नहीं थी, मगर इसमें भी एक छोटा सा पॉइंट था स्पेस से रिलेटेड, जो मुझे लगा कि आप सब तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।